हेलो एवरीवन। हमने लास्ट फ्रैक्शन टॉपिक की थ्योरी ख़त्म करने के बाद कुछ बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में। इसके बाद हम लोग कुछ फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल और भी करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में तीन तरह के बेसिकली न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करने होते हैं, एक ब्लॉक पर, एक वेजेस पर और एक लैडर पर। तो हमें ये तीनों टॉपिक कवर करना होगा। फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं वो हम कवर करेंगे। तो जो आज मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ वो ब्लॉक पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो आज मैं फ्रैक्शन में जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ वो किस पे सॉल्व कर रहा हूँ, ब्लॉक पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि फ्रैक्शन टॉपिक के अंदर जो मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं वो तीन ही टॉपिक पर आएंगे, ब्लॉक पे, वेजेस और लैडर, ठीक है। मतलब कि ब्लॉक है कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर हमें जो कुछ भी फोर्सेस फाइंड आउट करने होंगे कि कितना फोर्स लगाना है। और वेजेस का मतलब ये होता है कि दैट मीन्स जो ब्लॉक्स की तरह ही होगा, लेकिन वो ब्लॉक्स जैसे यहाँ पर ये जो प्लेन है पैरेलल है, वहाँ पैरेलल नहीं होगा, तो उनको उसको देखेंगे आगे। और लैडर का मतलब सीढ़ी अगर रखी हुई तो वहाँ पर कैसे उनको हमें डील करना होगा। तो मेरे तीन टॉपिक को हमें कवर करना होता है फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। तो जो मैं फिलहाल आज डिस्कस कर रहा हूँ, ब्लॉक पर डिस्कस कर रहा हूँ कि ब्लॉक पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं फ्रैक्शन टॉपिक से, तो वो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं इस चीज़ का कंसेप्ट ही बताऊँगा आपको। मैं न्यूमेरिकल पढ़ ले रहा हूँ, रीड कर ले रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ब्लॉक ए वेइंग 1000 न्यूटन रेस्ट ओवर ब्लॉक बी विच वेट 2000 न्यूटन एज शोन इन फिगर। ना इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। ब्लॉक ए इज टाइड टू वॉल विद ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between A and B is 1/4 and between B and the floor is 1/3. What should be the value of P to move the block B? What should be the value of P to move the block B if, इसमें दो पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला P इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब जो मैंने पहला केस लिया हुआ है, और सेकंड केस क्या है, P एक्ट 30 डिग्री अपवर्ड टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब कि P क्या होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लग रहा है, वहाँ पर क्या होगा, इंक्लाइन लगेगा, एंगल दिया होगा सेकंड केस के लिए। तो पहले हम फर्स्ट केस सॉल्व कर लेते हैं, उसमें क्या क्या बोला हुआ है। उसमें ये बोल रहा है कि ब्लॉक जो A है वो B के ऊपर है। ब्लॉक A का जो वेट है, जो उसका वेट है वो कितना है, 1000 न्यूटन है। ब्लॉक A का जो वेट है वो कितना है, 1000 न्यूटन है। और ब्लॉक B का जो वेट है वो 2000 न्यूटन है। ब्लॉक बी का जो वेट है वो 2000 न्यूटन है। साथ में ये कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, ए और बी के बीच की जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 1/4, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बी ब्लॉक और जो सरफेस है उसके बीच का दिया हुआ है 1/3। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर P का क्या वैल्यू होना चाहिए कि P जस्ट मूव करने वाला हो। यानी कि देखा जाए तो ये मोशन कैसा है, इम्पेंडिंग मोशन का क्वेश्चन है। दैट मीन्स ब्लॉक जो है यहाँ कोई मूव नहीं करेगा, लेकिन वो फोर्स हमें निकालना है कि जिस फोर्स के बाद ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर दे। चलिए, तो क्वेश्चन आई थिंक मैं रीड कर दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डायग्राम बना दिया। ये पहला केस है कि जब P क्या लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा। ए ब्लॉक को किसी भी रोप से या स्ट्रिंग से इस वॉल पे बांध दिया गया है, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है कि वो P का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितना वैल्यू होना चाहिए P का कि ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला हो। अब देखिए, तो हमें क्या करना होगा, जब ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, अब तो हमें FBD ड्रॉ करना पड़ता है। FBD जब ड्रॉ करेंगे हम, तो यहाँ पर इसका हम ड्रॉ करते हैं FBD। तो FBD यहाँ पर पहले हम जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं पहले ए ब्लॉक के लिए बना रहा हूँ, सॉरी पहले मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो FBD डायग्राम वो ए ब्लॉक के लिए कर रहा हूँ। समझते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। देखिए, ये आपका ये ब्लॉक ए जो है वो रस्सी से बंधा हुआ है या स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, रोप से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंशन आएगा। टेंशन मान लिया T, ओके। तो जब मैं ए ब्लॉक को कंसीडर कर रहा हूँ तो मैंने इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड रख दी। क्यों रख दी, उसका रीजन भी। जब मैं ए ब्लॉक को देखूंगा तो ए ब्लॉक
कोई फोकस करना है, बाकी सबको भूल जाना है। तो ए ब्लॉक किससे बंधा हुआ, रस्सी से बंधा हुआ है। तो रस्सी बंधा हुआ है तो डॉट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स होगा रस्सी का किधर होगा, लेफ्ट फुट होगा, तभी तो ब्लॉक टाइट रहेगा। नहीं ब्लॉक जो रस्सी वो टाइट रहेगी, अदरवाइज क्या ढीला होता तो फिर क्या होता, वहाँ पर ये ब्लॉक क्या था, यानी कि अगर रस्सी इसको खींचेगा ब्लॉक को तो रस्सी बंधा हुआ ब्लॉक से रस्सी टाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन कितना आएगा, टी आएगा। जब ब्लॉक ए को कंसीडर हम कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये देखते हैं कितने फोर्सेस इस ब्लॉक पर लग रहे हैं। तो ये ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात ये रस्सी का टेंशन आएगा, टेंशन क्या होगा, बाहरी तरफ होगा। इस ब्लॉक का क्या होगा, वेट होगा। वेट क्या होगा, डाउनवर्ड हमेशा काम करता है। तो ये जो वेट हो गया इसका कितना है दिया हुआ था, 1000 दिया हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये ब्लॉक मूव करेगा, किधर मूव करेगा, अभी मैं बी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मूव करेगा किधर करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा। जब लेफ्ट साइड मूव करेगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा वो फ्रिक्शन का वैल्यू किधर को होगा, राइट साइड होगा। तो ये बात समझ में आई। और यहाँ पर जब मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन समझिएगा। नॉर्मल रिएक्शन देखिए, ए का जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, किस में लग रहा है, बी ब्लॉक पे लग रहा है। तो बी ब्लॉक ए ब्लॉक पे क्या देगा, एक नॉर्मल रिएक्शन देगा जो कि कहाँ का होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको मैं बोल दे रहा हूँ R1। R1 कुछ नहीं है, R1 क्या है, रिएक्शन फोर्स है किस ब्लॉक का, ए ब्लॉक का, ठीक है, जो कि बी ब्लॉक ए ब्लॉक पर दे रहा हूँ क्योंकि ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। तो बी ब्लॉक भी एक रिएक्शन फोर्स देगा ए ब्लॉक पर, क्योंकि ए ब्लॉक बी ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहा है जितना भी उसका वेट है। तो ये ड्रॉ हो गया आपका FBD। अब इसको, अब ऑब्वियसली बात है ये इक्विलिब्रियम में है, ये बॉक्स ए तो मूव नहीं कर रहा है ना। जब ए बॉक्स मूव नहीं कर रहा है तो ये हो गया इक्विलिब्रियम में। जब इक्विलिब्रियम में हो गया तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं एक्सिस पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन T हो गया, राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा F1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है 1000 न्यूटन का फोर्स, अपवर्ड क्या है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैंने बोला है R1। R1 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है बॉडी ए पे या ब्लॉक ए पे लगने वाला, ठीक है। अब इसके बाद अब ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्व कर लेंगे इसको। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, क्या कहते हैं, बॉक्स आपका रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। जब बॉक्स मूव नहीं कर रहा होगा तो बॉक्स पे लगने वाले फोर्स भी क्या कर रहे होंगे, जितना भी उनका समेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो जो बॉक्स पे लगने वाले समेशन, बॉक्स पे लगने वाले जो फोर्सेस का समेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने ये बताया था आपको कि जब भी कभी आप इस तरह की चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप एक कंसेप्ट यूज करते हैं कि जो भी आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन होगा वो भी जीरो होगा, जो भी आपका वर्टिकल फोर्स का समेशन होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तभी तो आप ये कह पाएंगे कि जो भी फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉक्स के ऊपर लग रहे हैं तो उनका समेशन क्या है, जीरो। दैट मीन्स उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो। तो यानी इस बॉक्स पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, सिग्मा Fx इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो T1 क्या था, नेगेटिव रहेगा, लेफ्टवर्ड लग रहा है। F1 राइटवर्ड लग रहा है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। तो टेंशन यहाँ किसके बराबर आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ जाएगा। आपको बहुत ही आराम से पता है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू आर होती है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रिक्शन F1 की मैं बात कर रहा हूँ तो F1 फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, F1 फ्रिक्शन ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, म्यू इंटू R1 होती है। फ्रिक्शन फोर्स निकालने फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू आर, वो हमने अभी यूज कर लिया। अब टेंशन आपको निकल के आ जाएगा, म्यू कितना दिया हुआ, तो म्यू आपको जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है ब्लॉक ए और बी का वो तो यहाँ पर लग रहा है, वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको म्यू1 बोल सकते हैं, वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर सीधे इसी कंसेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ। चलो मैं ब्लॉक ए लिख देता हूँ, ब्लॉक ए। अब इसको फ्रिक्शन फोर्स में म्यू1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ म्यू1 क्या है, म्यू1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे म्यू1 की 1/4 R1। अब R1 की बात कर लेते हैं, क्या होगा R1 नहीं पता मेरे को, तो R1 को भी रख देता हूँ मैं। R1 क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है। तो अगर यहाँ मैं वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करूँ, यानी कि सिग्मा Fy को अगर मैं यूज़ करूँ, यानी कि वर्टिकल फोर्स का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये ब्लॉक क्या है इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर आप देखिए R1 रिएक्शन फोर्स अपवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 1000 न्यूटन, इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो R1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1000 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब आपको पता ही है जब कभी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी होती है तो नॉर्मल फोर्स कैसा होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि ये सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स हो गया। तो इस केस में क्या होता है, जितना वेट उसका होता है उतना ही वहाँ पर उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा।
अभी अगर इंक्लाइन रखा होता तो हो सकता था क्या कहते हैं कि आपका R1 आपका इसी वेट के बराबर नहीं आता, मगर इस केस में आएगा। अब R1 की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप टेंशन फाइंड आउट कर सकते हो ब्लॉक ए की वजह से कितना टेंशन आ रहा है रोप में या स्ट्रिंग में। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1000 इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 250 न्यूटन। तो देखिए टेंशन निकल के आ गया कि कितना टेंशन है स्ट्रिंग में जो कि ब्लॉक ए को बांध रखा है इस दीवार पर। अब देखिए हमको तो फाइंड आउट करना था कि पहले केस के लिए कि जब आपका फोर्स बी ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा तब ये पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, हमें ये निकालना था कि ताकि ये जस्ट ब्लॉक मूव करने वाला, कौन सा ब्लॉक, बी ब्लॉक ही मूव करेगा, ए ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि ए ब्लॉक यहाँ पर बंधा हुआ है, यहाँ रस्सी बंधा हुआ है इस बॉल से, तो बी ब्लॉक ही मूव करेगा। यहाँ पर पी फोर्स अप्लाई करेंगे तो बी ब्लॉक ही मूव करेगा, ये तो मूव ही नहीं कर पाएगा। तो हमें ये फोर्स फाइंड आउट करना है कि जस्ट ब्लॉक ही बी मूव करने वाला हो, यानी मूव नहीं कर रहा होगा, यानी इंपेंडिंग केस की कंडीशन होगी, यानी फिक्शन यहाँ पर मैक्सिमम काम कर रहा होगा। चलिए तो एक काम करना पड़ेगा हमको इसका भी क्या बनाना पड़ेगा, एफ बी डी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब आप ब्लॉक बी का, अब मैं लिख दे रहा हूं ब्लॉक बी का जब मैं एफ बी डी ड्रॉ करूंगा तो देखिए ब्लॉक बी हो गया आपका, यहां पर ये मैंने बोल दिया ब्लॉक बी। अब यहां पर जो ये फोर्स है कैपिटल पी, इसकी को तो फाइंड करना है हमको। इसका जो डाउनवर्ड वेट है वो कितना है 2000 न्यूटन, लेकिन इस बी ब्लॉक के ऊपर ए ब्लॉक भी तो रखा हुआ है, तो ए ब्लॉक का कितना वेट है 1000, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 3000। समझ में बात आई भाई, बी ब्लॉक पे कितना वेट आएगा 1000 और बी ब्लॉक का खुद का वेट कितना है 2000, तो टोटल वेट कितना होगा डाउनवर्ड 3000। ओके, अब देखिए इस बी ब्लॉक को अगर खींचेंगे तो किधर जाएगा, राइटवर्ड जाएगा। जब ये राइटवर्ड जाएगा तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा बी ब्लॉक और सरफेस के बीच में, तो मैं इसको बोल दे रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स 2। लेफ्ट काम करेगा क्योंकि बी ब्लॉक क्या होगा, राइट मूव करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर लेफ्ट काम करेगा। सिंपल सी बात है, जब ए ब्लॉक यहां पर बंधा हुआ है रस्सी से, जब बी ब्लॉक को आप इधर राइटवर्ड फोर्स अप्लाई करोगे तो बी ब्लॉक इधर मूव करेगा, ए ब्लॉक तो मूव नहीं कर पाएगा, तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो कितना है, वो भी कितना आएगा, वो कितना आएगा लेफ्टवर्ड आएगा, क्योंकि ए ब्लॉक तो कितना मूव नहीं कर पाएगा, बी ब्लॉक भी मूव करेगा, तो ए ब्लॉक बी पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड लगाएगा। तो इसको मैंने F1 बोल दिया है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वो जो F1 पहले थी वही रहने वाली है, बस डायरेक्शन पहले केस में राइटवर्ड थी, अब क्या हो जाएगी लेफ्टवर्ड, क्योंकि जब आप ए ब्लॉक को देख रहे थे तो ए ब्लॉक बना हुआ था रस्सी से, तो हम ये देखेंगे कि इस पे यहाँ पर टेंशन लग रहा है, उस केस में ब्लॉक ए इधर मूव नहीं कर सकता, किधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, तो इस डायरेक्शन मूव करने से फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, राइटवर्ड। लेकिन अब क्या हो गया, जब बी ब्लॉक को देखेंगे तो उस केस में ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ए और बी के बीच का है, तो अभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस क्या हो जाएगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी तक इस ब्लॉक के लिए राइटवर्ड था, अब क्या हो जाएगा लेफ्टवर्ड, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा लेफ्टवर्ड हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि μ1 की वैल्यू कितनी 1/4। ठीक है, बी ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा लेफ्टवर्ड ही रहेगा। तो देखिए क्योंकि ब्लॉक बी मूव राइटवर्ड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में बॉक्स मूव करता है या फिर जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा हो, जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, और दोनों वो सरफेस काउंटर के बीच में लगता है, वही या बी और सरफेस काउंटर के बीच में जो मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ, या फिर ए और बी के कॉन्टेक्ट फोर्स के ए और बी के बीच में जो सरफेस है कॉन्टेक्ट जहाँ पर है उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो इस तरह से काम करेगा। अब इस कंसेप्ट का यूज करने के बाद अभी यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा बी पॉइंट पर, यानी कि बी बॉडी पर जितना बी आपका इस सरफेस पर जिस पे रखा हुआ है बी ब्लॉक उस पे लगाएगा वेट, तो उतना ही लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन में तो मिलेगा उसको। तो नॉर्मल रिएक्शन को मैं यहाँ पर R2 से डिनोट कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये कि R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 प्लस 1000, क्योंकि ये ब्लॉक कहाँ रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, प्लेन पे रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अब तो इसको सिंपल आप ड्रॉ कर लीजिएगा कुछ, यानी कि अगर मैं इसको एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो कैसा आ जाएगा, ये एक्सिस पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, पी फोर्स आ जाएगा, लेफ्ट वर्ड हो जाएगा F1 और क्या हो जाएगा F2, यहाँ क्या हो जाएगा R2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3000 न्यूटन। ठीक, अब ये क्योंकि बी ब्लॉक भी क्या है
मतलब कि मोशन नहीं कर रहा है, मोशन करने वाला हो, यानी पी फोर्स वो निकालना है जिस फोर्स पे ये मूव कर जाए, मोशन में आ जाए। इसके बाद तो यहाँ पर ये बात हम कह सकते हैं कि ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा है। अब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, यानी कि जो ब्लॉक बी है वो क्या है, रुका हुआ है, स्टॉप है। तो दैट मीन्स बॉडी में जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनका समेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि इनका हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं इस ब्लॉक के ऊपर, उनका समेशन क्या आना चाहिए, जीरो। तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे, तो हम सिग्मा एफ एक्स इट इज इक्वल टू जीरो यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो F1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट लग रहा है। F2 भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि क्या लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है। और प्लस P इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। तो P इक्वल टू यहाँ से निकल कर आएगा F1 प्लस F2। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ओके, एंड देन यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि वर्टिकल फोर्स जो भी इस बॉडी पर लग रहे हैं उनका समेशन क्या होगा, जीरो होगा। जब वर्टिकल फोर्स इस बॉडी पे जो लग रहे हैं उनका समेशन जीरो होगा, तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो वर्टिकल फोर्स के बारे में बात करें तो R2 जो है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। एंड देन 3000 जो फोर्स लग रहा है वो वेट जो है बॉडी का वो डाउनवर्ड लग रहा है, और इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। राइट, आई थिंक ये होना चाहिए, और कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब देखिए R2 इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000। R2 की अगर मैं बात करूं तो R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, R2 क्या होता है, यानी कि ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभी मैं अगर बात करूं तो R2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं यहाँ पर F2 की, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, R2 होना चाहिए। और म्यू की क्या मैं म्यू2 बोल रहा हूँ, क्यों म्यू2 बोल रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि ये ब्लॉक बी और सरफेस कॉन्टैक्ट के बीच का आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए मैं यहाँ पर इसको भी बोल दे रहा हूँ, म्यू2 बोल दे रहा हूँ। वैसे नहीं बोलते तो भी आप सॉल्व कर लेते, बस ध्यान रखना पड़ता है कंसेप्ट की। यहाँ पर मैं म्यू जो यूज कर रहा हूँ वो कौन सा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉक बी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर म्यू2 यूज कर रहा हूँ। अब R2 की बात करूँ तो R2 यहाँ पर निकल चुका है, R2 हमको पता भी है, तो R2 की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, क्योंकि अब इस कंसेप्ट को यूज करके आपने R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ से जब आप F2 फाइंड आउट करेंगे तो 1/3, म्यू2 की वैल्यू कितनी थी, 1/3 थी, और R2 की वैल्यू कितनी थी, 3000। तो यहाँ से जो आपका फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ है बी ब्लॉक और सरफेस कॉन्टैक्ट के बीच में वो हुआ है 1000 न्यूटन। ओके, यानी कि F2 इक्वल टू हमने फाइंड आउट कर लिया 1000 न्यूटन। ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक बी और सरफेस कॉन्टैक्ट के बीच का, यानी कि जिस सरफेस पे ये ब्लॉक बी रखा हुआ है। ओके, अब इसके बाद लेकिन हमको तो पी फोर्स फाइंड आउट करना था, तो पी फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस F2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। इस F2 की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। और F1 की वैल्यू तो हमको पहले से ही पता थी, कितनी वैल्यू थी F1 की, F1 कितना निकाला था आपने, देखो जितना T था उतना ही क्या था, F1 था, जितना टेंशन था उतना ही फ्रिक्शन फोर्स था F1 की वैल्यू, तो वो F1 यहाँ पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपको P निकाला ना, तो P इक्वल टू F1 प्लस हो जाएगा आपका F2। F1 आपका वैल्यू निकल कर आया है 250। भाई यहाँ से जो T1 इक्वल टू क्या था, F1 था ना, तो वही मैंने कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर लिया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ T के बराबर, और F2 हो जाएगा आपका 1000 के बराबर, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि F1 इक्वल टू दिया हुआ था T। तो यहाँ पर जो हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हम निकाल चुके हैं, यानी कि अगर आप 1250 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे इस बी ब्लॉक पर, तो ये बॉक्स जस्ट मूव करने वाला होगा। मतलब 1250 पे ये मूव नहीं करेगा, 1251 पे जस्ट बॉक्स मूव कर जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने जो पहला केस था इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जो इसका सेकंड केस है, इसका जो हमें सेकंड केस सॉल्व करना है, सेकंड केस में क्या बताया था मैंने, तो आई थिंक पहले ये केस समझ लीजिए, फिर मैं सेकंड केस सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं, और एक बार और उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस इसका ये कह रहा है कि P एक्ट 30 डिग्री अपवर्ड टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर ये जो P आपका हॉरिजॉन्टल हमने अप्लाई किया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल अप्लाई ना करके क्या करते हैं, इंक्लाइन करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक मिनट जस्ट, कि ये P फोर्स जो मैंने फर्स्ट केस में हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया हुआ था, अगर मैं इसको इंक्लाइन अप्लाई कर दूं और
हॉरिजॉन्टल से जो एंगल दिया गया है वो 30 डिग्री, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए सेकंड केस के लिए कि अगर मैं P फोर्स 30 डिग्री पर अप्लाई करूँ हॉरिजॉन्टल से, तब हमें P कितना वैल्यू लगाना होगा कि जस्ट ये B ब्लॉक मूव करने वाला हूँ। तो सिंपल वही चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। जो पहला केस था हमारे पास, ब्लॉक ए को देखेंगे हम, ब्लॉक ए को देखेंगे तो उसके लिए हम FBD ड्रॉ करेंगे। तो FBD यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है, FBD सेम वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही रहने वाला है, यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो यानी कि जो ये स्टेप था पहला वाला ए ब्लॉक के लिए, जो इसके मैंने FBD ड्रॉ कर लिया एंड देन फिर मैंने इसको इस तरह कन्वर्ट कर लिया एंड देन फिर इसको मैंने सॉल्व कर लिया सिग्मा fx और सिग्मा fy की यूज़ करके कंसेप्ट को, और यहाँ से टेंशन निकाली और टेंशन की वैल्यू वही F1 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर R1 भी सेम रहने वाला है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि T निकल के आएगा 250 न्यूटन, टेंशन सेम रहेगा, टेंशन में कोई भी अगर चेंजमेंट नहीं आएगा। अब हम जब बात करेंगे ब्लॉक बी की, तो ब्लॉक बी में भी कुछ पोर्शन सेम है, कुछ क्या है थोड़ा सा चेंजमेंट है। जैसे अब यहाँ पर जो ये P फोर्स था ये हॉरिजॉन्टल था, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं तो कैसा है भाई, इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड है भाई, 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये अब 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होगा तो क्या करना होगा इसका हम क्या करेंगे, इसके हम कंपोनेंट कर लेंगे। भाई कंपोनेंट करना तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसका हम करेंगे कंपोनेंट, तो एक आएगा कंपोनेंट P cos 30 डिग्री और एक कंपोनेंट आएगा क्या P sin 30 डिग्री। अब ये कंपोनेंट करना तो आपको बहुत ही आसान लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं बहुत पहले सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर बस ये P अब हट जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम P cos 30 डिग्री और यहाँ क्या हो जाएगा P sin 30 डिग्री। बस बाकी चीज़ सेम है भाई, कहीं कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। देन बी ब्लॉक के लिए वही कंसेप्ट कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में तो ऑब्वियसली बात है इस पर लगने वाले जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका समेशन 0 होगा। इसका मतलब ये है कि बी ब्लॉक या ए ब्लॉक पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका समेशन क्या होगा, 0 होगा, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो हॉरिजेंटली का मतलब सिग्मा fx इक्वल टू 0, तो -f2 प्लस अब यहाँ पर ये मैं लिख पाऊंगा, कहते हैं कि यहाँ P आएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा P cos 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा P cos 30 इक्वल टू 0। इस पर देखिए F1 लेफ्टवर्ड नेगेटिव, F2 लेफ्टवर्ड नेगेटिव और P cos 30 राइटवर्ड पॉजिटिव, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं P cos 30 डिग्री। उसके बाद वही कंसेप्ट कि वर्टिकल फोर्स भी क्या होंगे, उनका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि वो जो बॉक्स है हमारा वो इक्विलिब्रियम में है, यानी वो मूव नहीं कर रहा, जस्ट मूव करने वाला हो, वो फोर्स फाइंड आउट करना था हमको। तो जब बॉक्स मूव करने वाला होगा, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो वर्टिकल फोर्स का समेशन होगा उनका 0 आना चाहिए। तो R2 देखिए, R2 अपवर्ड लगा था पॉजिटिव, -θ नेगेटिव और साथ में क्या आ जाएगा P sin 30 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ओके, अब इस यहाँ से ये जो रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू थी, जो पहले हमको हॉरिजॉन्टल जब भी हमको निकालना था तो हमें क्या मिला था 3000, अब नहीं मिलेगी, अब रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए R2 मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर मैं F2 की बात यहाँ पर कर लूँगा तो R2 का मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 3000 माइनस का साइन 30 वाली कितनी हो जाएगी 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई P, ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन 30 वाली कितनी होती है 1/2 0.5। अब इसके बाद R2 ये मैंने बोल दिया 4th इक्वेशन। अब R2 की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी हो, कैसे पुट करेंगे लेकिन देखना है पड़ेगा, क्योंकि जो इस कंसेप्ट को अगर मैं यूज़ करूँ तो P cos 30 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो F1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, वही T, इस केस के लिए भी तो T की वैल्यू निकाल चुका हूँ, प्लस F2 क्या हो जाएगा μ2 इंटू R2 हो जाएगा ना। अब हमें तो निकालना है P का वैल्यू, चलिए अभी लिखा है जिसको ऐसे ही, T की वैल्यू हो जाएगी 250 न्यूटन प्लस म्यू। अब देखो μ2 कितना दिया हुआ था, B ब्लॉक और सरफेस कॉन्टैक्ट के बीच का जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया था वो 1/3 दिया हुआ था, तो यहाँ लिख देंगे 1/3। और R2 की बात करें तो यहाँ पर जब R2 पुट कर रहे होंगे, देखिए हमने क्या किया है, हमने इस इक्वेशन में F1 जगह T को पुट किया क्योंकि टेंशन आपको दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, साथ में ये भी लिख दे रहा हूँ कि T = F1 के बराबर है। और उसके बाद F2 जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी
म्यू टू इंटू आर टू। अब देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लेके आया एंड देन यहाँ पर जब मैं F2 जगह F2 होता है म्यू टू इंटू आर टू हो जाएगा, म्यू टू आर होता है। तो अब F2 क्या है, आपका फ्रिक्शन फोर्स है बी ब्लॉक और सरफेस कॉन्टैक्ट के बीच का जहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच का। तो अब इसकी वैल्यू को मैंने R2 की वैल्यू जो यहाँ पर फाइंड आउट की है वो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। तो वो वैल्यू कितनी थी, 3000 माइनस 0.5 टाइम्स P, ये वैल्यू थी। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, इसको अंदर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। माइनस 0.5 को डिवाइड करो 0.3 से। एक मिनट कैल्सी देख लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ कैल्सी को, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 0.5 डिवाइड बाई 3000, सॉरी 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.16666, ये आ जाएगा टाइम्स P। अब देखिए यहाँ पर P cos 30 के लिए निकाल लेता हूँ, तो cos 30 कितना आएगा, 0.866 आ जाएगा। तो 0.866025 टाइम्स P 250, इसको ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1250 और ये हो जाएगा 0.16666। सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, यहाँ से P के लिए निकल आएगी। तो एक काम कर लेते हैं, 0.16 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 166, तो ये आएगा आपका 0.69935 टाइम्स P, इट इज इक्वल टू 250। तो P इक्वल टू आ जाएगा 1250 डिवाइड बाई 0.69935। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, सॉरी, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ गलती हो गई, प्लस होगा ना भाई, देखिए ये नेगेटिव का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.866025 प्लस करना पड़ेगा 0.16666, तो ये आएगा आपका ये आ जाएगा 1.032691 P, इट इज इक्वल टू 1250। P इक्वल टू आएगा 1250 डिवाइड बाई 1.032691। तो ये देखिए आपका आंसर मिल गया 1210.4298 न्यूटन। ये मिल गया आपका फोर्स। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक ये प्रोसेस सॉल्व करने का, कि जो P फोर्स है, जब आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स अपना ये अप्लाई किया है, कुछ एंगल पर अप्लाई करना है, तो देखो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा जो मैंने कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो तीन ही फ्रिक्शन में जो टॉपिक पढ़ने होते हैं हम लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ब्लॉक, वेजेस एंड लेडर। तो ब्लॉक के मैंने ये कुछ न्यूमेरिकल मैंने आज 2 न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर लिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल और भी सॉल्व करेंगे। जो भी कंसेप्ट है यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, इसको वीडियो को बार बार देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को न्यूमेरिकल लेकर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।